बिहार की मौजूदा राजनीति का सबसे अहम और अनकहा सच है भरोसा। अब इस राज्य की सियासत का सबसे खाली कोना बन गया है। नीतीश कुमार की राजनीति ने स्थिरता दी पर भरोसा खत्म किया। लालू यादव की राजनीति ने पहचान दी पर ईमानदारी खो दी। भाजपा ने विकास का नारा दिया पर स्थानीय साख गंवा दी। इन तीनों ध्रुवों के बीच वह जगह खाली पड़ी थी जहां जनता उम्मीद रखती है कि कोई तो नेता होगा जो न जाति बोले न जुमला। यही खाली कोना अब प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव दोनों भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दो बिल्कुल अलग रास्तों से। प्रशांत किशोर इसे नीति और जवाबदेही की भाषा में भर रहे हैं। वे विकास, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक ईमानदारी की बात कर रहे हैं। उनकी अपील तर्क और नीति पर आधारित है। वहीं तेजस्वी यादव इस भरोसे की दरार को भावना और वफादारी से भरने की कोशिश कर रहे हैं। वे लालू परिवार के अन्याय और पीड़ित विरासत को जनता से जोड़ना चाहते हैं। उनका संदेश यह है कि जिन्होंने गरीबों के लिए लड़ा, उन्हें सत्ता ने सजा दी। लेकिन कांग्रेस वहां है जहां वह देश भर में पहुंच चुकी है, भरोसे के बाहर और समीकरण के भीतर। बिहार में कांग्रेस अब वैचारिक ताकत नहीं बल्कि गठबंधन की औपचारिकता बन गई है। न उसके पास नेतृत्व है, न जनता से सीधा संवाद। वह न तेजस्वी के साथ भावनात्मक लहर का केंद्र बन पा रही है, न पीके के नीति आधारित अभियान में जगह पा रही है। दरअसल बिहार की राजनीति का जो भरोसे का कोना था, उसे कांग्रेस ने सबसे पहले खाली किया था। आज वही कोना जनता तलाश रही है और वही जगह नए खिलाड़ियों को जगह दे रही है। तेजस्वी इसे वंश के जरिए पाना चाहते हैं और प्रशांत किशोर विचार के जरिए। लेकिन जनता वंश नहीं, व्यवस्था बदलने का भरोसा चाहती है और यही वह निर्णायक बिंदु है जो 2025 के चुनाव में बिहार की राजनीति की दिशा तय करेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। बिहार की राजनीति हर 5 साल में वही पुराना नाटक दोहराती रही है। चेहरे बदलते हैं, नारों का रंग बदलता है, पर पटकथा वही रहती है। लेकिन इस बार मंच पर एक नया किरदार है जिसने खेल के नियमों को ही बदलने की कोशिश की है। नाम है प्रशांत किशोर, यानी पीके। उन्होंने यह घोषणा करके कि वे खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, सत्ता की परंपरागत राजनीति को सीधे चुनौती दी। बिहार की 243 सीटों पर यह ऐलान अब एक वैचारिक हलचल बन चुका है। साल 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार और भाजपा के गठबंधन ने मुश्किल से बहुमत हासिल किया था। एनडीए को कुल 125 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन को 110। जीत का फासला महज 3 सीटों का था, बहुमत का। उस समय चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत की थी, पर भाजपा को सीधा नुकसान नहीं पहुंचाया था। चिराग की रणनीति थी, नीतीश को कमजोर करो, भाजपा को विकल्प बनने दो। इस योजना ने नीतीश की जमीन खिसका दी। जदयू 43 सीटों पर सिमट गई और पहली बार नीतीश मुख्यमंत्री तो बने, पर भाजपा के सहारे सत्ता का पलड़ा बदल चुका था। अब 2025 में वही स्थिति एक और चेहरे के जरिए लौट रही है। फर्क बस इतना है कि इस बार विद्रोह संगठित है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने यह तय कर लिया है कि वह 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और खुद पीके मैदान में नहीं उतरेंगे। उन्होंने अपनी भूमिका को रणनीतिकार और नीति निर्देशक के रूप में तय किया है, यानी अब हर उम्मीदवार उनके विचार का वाहक होगा। इससे 2 फायदे होंगे। एक, वे हार के बोझ से मुक्त हैं, और 2, हर सीट पर उनकी पकड़ बनी रहेगी। यह वही मॉडल है जो उन्होंने राजनीतिक परामर्श के दौर में कई पार्टियों के लिए बनाया था। अब वही प्रयोग अपने नाम से कर रहे हैं। पीके ने जो मुद्दे उठाए हैं वे सीधे जनता की नब्ज पर रखे गए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार बनने के 1 महीने के भीतर वे कानून लाएंगे जिसके तहत बिहार के 100 सबसे भ्रष्ट नेताओं और अफसरों की संपत्ति जब्त की जाएगी। उन्होंने शराबबंदी जैसी नीतियों की आलोचना की है, माफिया तंत्र को चुनौती दी है और यह दावा किया है कि बिहार को फिर से आत्मनिर्भर राज्य बनाया जाएगा। उनका भाषण चुनावी नहीं, योजनात्मक है। यह उन मतदाताओं को प्रभावित करता है जो विकास, शिक्षा, रोजगार और शासन की ईमानदारी चाहते हैं। यही तबका आज सबसे निराश है और यही बिहार के चुनावी समीकरण का साइलेंट वोटर भी है। 243 सीटों में बिहार की राजनीति का बंटवारा जातियों के आधार पर हमेशा तय होता आया है।
कहीं यादव कोयरी का गठजोड़, कहीं कुर्मी भूमिहार समीकरण, कहीं पासवान राजपूत ध्रुवीकरण। पर अब तस्वीर बदल रही है। 2020 में युवा और प्रथम बार मतदाता लगभग 18% थे। 2025 में यह संख्या 24% के आसपास मानी जा रही है, यानी 6% का फासला, बढ़ोतरी। कुल मिलाकर हर चौथा वोट अब नया होगा। यही वर्ग बिहार की राजनीति का भविष्य तय करेगा। प्रशांत किशोर ने इन्हीं युवा वोटरों को लक्ष्य बनाया है, जो किसी जाति पहचान से बंधे नहीं, बल्कि प्रदर्शन और नेतृत्व से प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि पीके का नैरेटिव भाजपा के शहरी और आरजेडी के ग्रामीण युवा वोटरों दोनों को काट सकता है। एनडीए के भीतर स्थिति स्थिर नहीं है। भाजपा और जदयू ने बराबर की सीटें बांटी है, 101-101। यह पहली बार हुआ है कि नीतीश कुमार की पार्टी को बराबरी पर लाया गया है। पहले हमेशा जदयू बड़ी साझेदार रही थी, पर 2020 के बाद हालात उलट गए। भाजपा अब खुद को मुख्य खिलाड़ी मानती है, लेकिन भाजपा के पास बिहार में कोई करिश्माई स्थानीय चेहरा नहीं है। मोदी नाम का जादू धीरे धीरे फीका पड़ता दिख रहा है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर भाजपा को वही समस्या झेलनी पड़ रही है जो कभी कांग्रेस को थी, संगठन मजबूत पर चेहरा कमजोर। नीतीश कुमार की उम्र और छवि दोनों थकान के दौर में है। वे ना तो विकास का नया मॉडल दे पा रहे हैं, न गठबंधन की राजनीति में अपनी पुरानी पकड़ कायम कर पा रहे हैं। भाजपा को यह डर सताता है कि कहीं पीके के उभार से बिहार की सत्ता पूरी तरह से जाति और धर्म से ऊपर सिस्टम विरोधी लहर में न बदल जाए, क्योंकि जब राजनीतिक सिस्टम बनाम जनता में बदलती है तो पुराने गठबंधन टिकते नहीं है। 243 सीटों में भाजपा जदयू का संयुक्त वोट प्रतिशत करीब 39% रहा है। अगर पीके 5-7% वोट भी खींच लेते हैं तो कम से कम 40-50 सीटों पर सीधा असर पड़ सकता है। इन सीटों में ज्यादातर वे हैं जहां जीत का अंतर 5000 से कम था। पूर्वी चंपारण, वैशाली, गया, औरंगाबाद, बक्सर, जहानाबाद, पटना ग्रामीण और दरभंगा बेल्ट। इन जिलों में पीके का अभियान माफिया मुक्त अभियान के नारे पर चल रहा है और यह सीधा नीतीश भाजपा के प्रशासनिक ढांचे पर हमला है। भाजपा को चिंता है कि पीके न केवल आरजेडी के वोट काटेंगे, बल्कि उनके अपने शहरी समर्थक वर्ग को भी प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी ओर आरजेडी की राजनीति अब तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूम रही है। वे अपनी छवि को काम करने वाले नेता के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी अब भी जाति ध्रुवीकरण के जाल से मुक्त नहीं हो रही। आरजेडी के पास यादव मुस्लिम वोट बैंक है, पर बाकी समाज उससे दूर होता जा रहा है। पीके का एजेंडा विकास और ईमानदारी उस वर्ग को आकर्षित कर सकता है जो पहले आरजेडी के भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के कारण विमुख हो गया था। इसलिए तेजस्वी की टीम पीके को सिर्फ एक रणनीतिकार नहीं, नया खतरा मान रही है। कांग्रेस की स्थिति अब भी हाशिए पर है। 2020 में वह महागठबंधन के साथ होते हुए भी कोई निर्णायक भूमिका नहीं निभा पाई। इस बार जनसुराज और आप दोनों ने कांग्रेस की जगह ले ली है। कांग्रेस का वोट शेयर 5% के नीचे सिमटने की आशंका है। यही कारण है कि वह अब गठबंधन में अपनी हिस्सेदारी की मांग करने की स्थिति में नहीं है। चिराग पासवान, जिन्होंने 2020 में नीतीश की नींव हिला दी थी, अब एनडीए में औपचारिक तौर पर वापस आ चुके हैं। उन्हें 29 सीटें दी गई हैं। भाजपा ने यह 40 ले चली है ताकि दलित और युवा वोट उनके पाले में रहे। लेकिन याद रहे, चिराग का असर सीमित है। यह पासवान बहुल इलाकों तक सीमित रहता है। इस बार उनकी पार्टी को भाजपा जदयू के साथ तालमेल से कुछ फायदा हो सकता है, पर यदि पीके की लहर मजबूत हुई तो एलजेपी के भी वोट छिटक सकते हैं। 243 सीटों का यह पूरा गणित अब 4 नहीं 5 ध्रुवों में बंट गया है। एनडीए, महागठबंधन, जनसुराज, आप और छोटी क्षेत्रीय दल। ऐसे में हर सीट पर मुकाबला 4 या 5 कोनों का हो जाएगा। इसका सीधा लाभ उस दल को मिलेगा जो वोटों का छोटा प्रतिशत भी खींच ले। बिहार की राजनीति में यह नया अध्याय है, जहां बहुमत नहीं, गठबंधन और विरोध के जटिल जोड़ घटाव तय करेंगे कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी। अगर हम पूरी तरीके से नजर डालें और इसका 3 टायर सिस्टम समझने की कोशिश करें तो पहला तो यही है कि एनडीए अभी भी सबसे संगठित गठबंधन है। उनके पास संसाधन है, पर जमीन पर उत्साह नहीं है। दूसरी बात करें तो महागठबंधन में आरजेडी का जोश है, पर दिशा नहीं। तीसरी बात में जनसुराज में दिशा है, पर संगठन नहीं। यानी यह चुनाव जो जीतेगा वह सिर्फ वोट नहीं, विश्वास जीतेगा, यानी भरोसा जीतेगा। प्रशांत किशोर ने अपने पूरे अभियान को जनता के बीच यात्रा की तरह रखा है।
वे मंचों से कम गलियों और पंचायतों से ज़्यादा संवाद कर रहे हैं। यह शैली बिहार की पारंपरिक राजनीति में नई है। नीतीश कुमार ने अपने शुरुआती दिनों में समता यात्रा निकाली थी। पीके उसी पद्धति को आधुनिक रूप में दोहरा रहे हैं। अंतर यह है कि नीतीश ने सत्ता पाने के लिए जनता का उपयोग किया था, जबकि पीके सत्ता पाने से पहले जनता के भीतर संगठन बना रहे हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। 243 सीटों की चुनावी धरातल पर यह भी साफ है कि पीके भले ही पहली बार मैदान में हो, पर वे किसी भी राजनीतिक नेता से ज्यादा डेटा और रणनीति समझ रखते हैं। उन्होंने 2014 में मोदी अभियान चलाया, 2015 में नीतीश कांग्रेस गठबंधन को सत्ता में पहुंचाया, 2017 में पंजाब में कांग्रेस की रणनीति बनाई और अब वही तकनीक बिहार में अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यह उनका सबसे बड़ा फायदा है। विपक्षी दलों को डर है कि उनका चुनावी प्रबंधन पूरी स्थिति को उलट सकता है। अगर बिहार के मतदाता परंपरा तोड़ने को तैयार हैं तो पीके का रास्ता खुला है, लेकिन अगर राज्य वही पुरानी जाति खांचों में बटा रहा तो यह प्रयोग आधा अधूरा रह जाएगा। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार इस बार 3 करोड़ से अधिक मतदाता 40 वर्ष से कम उम्र के हैं। यह वह वर्ग है जिसने नीतीश के शासन को लंबाई में देखा है और अब बदलाव चाहता है। पीके का नारा बिहार बदलना इस वर्ग के भीतर असर छोड़ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा और एनडीए की सत्ता की चाबी वास्तव में निकल गई है? फिलहाल चाबी पूरी तरह गुम नहीं हुई है, पर ताले के दांते ढीले पड़ गए। भाजपा के लिए यह चुनाव 2015 जैसा खतरा नहीं, बल्कि 2014 जैसा मोड़ है, जहां सत्ता बरकरार रहती है पर नैतिक आधार डगमगाता है। नीतीश कुमार की स्वीकार्यता घट रही है और भाजपा अपने दम पर बहुमत जुटाने की स्थिति में नहीं दिखती। अगर जनसुराज में राज्य के 20-30% मतदाताओं को भी प्रभावित कर लिया तो यह वही साइलेंट वेव होगी जो गठबंधन की गणित को ध्वस्त कर देगी। 243 सीटों में जहां एनडीए को 120 से अधिक सीटें पाने का भरोसा था, अब वह आंकड़ा 90 से 110 के बीच अनुमानित किया जा रहा है। महागठबंधन 80 से 90 सीटों तक सीमित रह सकता है। जनसुराज 25 से 40 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इसका अर्थ यह होगा कि पीके खुद भले विधायक न बने, पर सरकार गठन की दिशा उनके हाथ में होगी। 6 महीने बाद वे प्रधान परिषद सदस्य बनकर मुख्यमंत्री बनने का रास्ता खुला रखेंगे। यह वह चुपचाप खेल है जो बिहार की राजनीति में पहली बार किसी ने इतनी सच्चाई से खेलने के लिए सोचा होगा। इस बार चुनाव में नारा नहीं रणनीति बोलेगी और पीके की यह रणनीति सत्ताधारियों के लिए उतनी ही खतरनाक है जितनी 2020 में चिराग पासवान की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि चिराग भावनाओं से लड़े थे, पीके गणित और विचार से लड़ रहे हैं। चिराग ने नीतीश की चाबी ढीली की थी, अब प्रशांत किशोर उसी ताले का पूरा तंत्र बदल देना चाहते हैं। बिहार में सत्ता की यह लड़ाई अब जाति बनाम विचार की बनती जा रही है। जनता तय करेगी कि वह एक गठबंधन की सरकार चाहती है या एक ऐसा प्रयोग जो परंपरागत सीमाओं को तोड़ दे। पीके का यह चुनावी संकनाद अब केवल चुनावी चुनौती नहीं, चेतावनी है कि राजनीति का रंग बदल रहा है और जो इसे समझ नहीं पाएगा वह इस बार इतिहास बन जाएगा। दीपावली पर होली वाले रंग की कल्पना कर रहे सियासी लोगों के लिए अगर आपको लगता है कि कोई सवाल है तो आप रेज करें। जय हिंद, जय भारत।